अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 40 शिक्षा अधिकारियों को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। 15 फरवरी को राज्य के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा और एक दिन पहले सभी अधिकारी निरीक्षण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान भी जिले में मौजूद अधिकारी रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सूर्य नमस्कार के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। 15 फरवरी को राज्य के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार होना है। उससे पहले एक दिन पहले ही जो सभी अधिकारी हैं वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 15 फरवरी को राज्य के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा और कार्यक्रम के एक दिन पहले सभी अधिकारी निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कार्यक्रम के दौरान भी जिले में जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बीकानेर से दे रहे हैं, जहां पर सूर्य नमस्कार के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, सभी जो अधिकारी हैं एक दिन पहले पहुंचेंगे निरीक्षण करने के लिए, फिलहाल क्या जानकारी? देखिए, सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम है वो सूर्य सप्तमी को 15 फरवरी को यानी सभी स्कूलों में, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे गैर सरकारी स्कूल, वहां पर किया जाएगा। और ये शिक्षा मंत्री ने जो ये कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की थी, उसके बाद से जो है शिक्षा विभाग लगातार इस पर काम कर रहा है। और जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है, अब उन्होंने निदेशालय के जो 40 अधिकारी हैं उनको ये जिम्मेवारी दी है कि वो इस सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जिलों में जाएंगे और एक दिन पहले सभी स्कूलों में ये निरीक्षण करेंगे कि किस तरह की कार्यक्रम को लेकर व्यवस्था की गई है। और उसके बाद जिस दिन ये कार्यक्रम होगा यानी 15 फरवरी को सभी अधिकारी उन जिलों के स्कूलों में भी निरीक्षण करेंगे कि क्या सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें किस तरीके से जो बच्चे हैं उन्हें सही तरीके से ये सब चीजें सिखाई गई है और कितना जो भव्य ये कार्यक्रम हो पाता है, इसको लेकर जो है निदेशालय की ओर से 40 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। और इन पर ये पूरी जिम्मेवारी रहेगी कि वो जिले के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम बेहतरीन तरीके से करवाएं। जी बिल्कुल विक्रम, हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी जब सूर्य नमस्कार को लेकर के वहां पर कुछ बच्चे प्रैक्टिस करते हुए भी नजर आए थे। और बड़ी जिम्मेदारी भी अधिकारियों पर रहने वाली है कि अच्छे तरीके से सूर्य नमस्कार का जो कार्यक्रम है वो शुरू किया जाए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अगली खबर, हनुमानगढ़ में किसान आंदोलन को देखते हुए नेट बंदी की गई है। आपको बता दें कि रात 12 बजे तक नेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं और नेट बंदी के साथ जिले में धारा 144 लागू कराई गई है। कलेक्टर कानाराम ने इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा सीमाओं को भी पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए नेट बंदी भी की गई है और नेट बंदी के साथ साथ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर को पुलिस प्रशासन ने सील किया है। तो रात 12 बजे तक नेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में नेट बंदी कर दी गई है और रात 12 बजे तक नेट बंद करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ जिले में धारा 144 भी लागू रहेगी। तो पंजाब हरियाणा बॉर्डर को पुलिस प्रशासन ने सील किया है और बैरिकेडिंग भी जगह जगह पर लगा दी गई है। रात 12 बजे तक नेट बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। भाजपा नहीं उतारेगी तीसरा उम्मीदवार। 2 सीटों के लिए पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। विधायकों के संख्या बल के हिसाब से आपको बता दें कि 2 सीटों पर जीत तय मानी जा रही है। पार्टी बेवजह की एक्सरसाइज नहीं करना चाह रही है। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया का चुना जाना तय बताया जा रहा है। तो भाजपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 सीटों के लिए पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। 15 फरवरी को नामांकन कर सकते हैं बीजेपी उम्मीदवार। मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया नॉमिनेशन करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम अब सक्रिय हुई है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर के आज पार्टी नेता चर्चा भी करेंगे।
भरतपुर में धर्म परिवर्तन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खबर है कि करीब 10,000 लोग धर्म परिवर्तन करा चुके हैं और धर्मांतरण गैंग के तार चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। 3-4 साल से धर्मांतरण गैंग ये चल रहा था। विजेंद्र नाम के शख्स कहने पर यह गैंग धर्म परिवर्तन कर रहा है। आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन के लिए चंडीगढ़ से फंडिंग हो रही थी। कार्यक्रम के हिसाब से पैसे तय किए जाते थे और लोग आगरा से खास यहां पर आते थे धर्म परिवर्तन कराने के लिए। पुलिस को यह जानकारी आरोपी कुंवर सिंह ने पूछताछ के दौरान दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मांतरण गैंग पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। करीब 10,000 लोगों का धर्म परिवर्तन भी हो चुका है और 3-4 साल से धर्मांतरण ये गैंग चल रहा है। और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को टारगेट नहीं करें, धर्मांतरण रोका जाए और हमारे हिंदुत्व के देवी देवताओं को टारगेट नहीं करें। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दें। किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हुआ है। आपको बता दें कि फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली के लिए जो किसान हैं वो निकले हैं और पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में भी ले लिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली की ओर अब किसान बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शंभू बॉर्डर से हरियाणा में दाखिल किसान होंगे और आपको बता दें कि सिंघू, शंभू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में कई जगह ट्रैफिक जाम भी लग गया है। किसान आंदोलन के चलते ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। दिल्ली गाजीपुर सीमा पर जाम लगा है। दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्रोन से दिल्ली की सीमाओं पर अब निगरानी रखी जा रही है। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन का गेट भी बंद कर दिया गया है और दिल्ली में भारी अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 5,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की जवान की यहां पर तैनाती की गई है और दिल्ली बॉर्डर पर अर्धसैनिक बल की 50 कंपनियां तैनात कर दी गई है। अर्धसैनिक बल की 5 कंपनियां स्टैंड बाय पर भी रखी गई हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो चुका है। तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब जगह जगह पर जो बॉर्डर की तस्वीरें हैं, देखिए सिंघू बॉर्डर की जो आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, इसमें भी देखिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। टिकरी बॉर्डर की तस्वीर है जहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तार के जो कटीले वो भी देखिए यहां पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अब देखिए किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं और ये दिल्ली चलो मार्च इसका नाम भी दिया गया है। कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, उसकी तस्वीर है। बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। सुरक्षा बल की तैनाती आप देख पा रहे हैं। जो चौथी तस्वीर है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई हैं। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, जो कि आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो अब जो किसान है वो दिल्ली की ओर कूच करते हुए दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। तो दौसा में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का बड़ा एक्शन सामने आया है। आपको बता दें कि जब जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी इस सरदा परियोजना के 5वें पेज का शिलान्यास करने पहुंचे तो पिपलखेड़ा गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान जब मौके पर अनियमितता मिली और घटिया पाइपलाइन व अन्य संसाधन मिले तो जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भड़क गए और उन्होंने मौके पर मौजूद जलदाय विभाग के अधिकारियों को जम करके लताड़ लगाई। इसके बाद उन्होंने पीएचडी सचिव को फोन कर निर्देश भी दिए कि जल जीवन मिशन में अनियमितता के मामले में 5 इंजीनियर को सस्पेंड किया जाए। मंत्री के निर्देश के बाद पीएचडी विभाग ने 5 इंजीनियर्स के निलंबन आदेश जारी कर दिए हैं। मैं सुबह से घूम रहा हूँ तो मैं नाम भेज रहा हूँ आपके पास, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ। सस्पेंशन निकालो इनको, एपीओ कर दो। ये महुआ के चाहिए ना नाम, अभी पूरा नाम बताया नहीं है। एक तो अय्यन का क्या नाम है? नानक राम बेरवा, कोई अय्यन तो जयन कौन है? दारा सिंह मीणा। एक दारा सिंह मीणा। एक्शन साहब क्या नाम है आपका? और क्या है भैया? महाराज सिंह। एक मिनट में पूरा डिटेल ले लो, अभी तो इनको बताने में लग रहा है सब। जो मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। हमने कुछ कामों की विशेष करी है। जो पीपल खेड़ा जो गांव के अंदर जो इसी जल जीवन मिशन के तहत जो काम किया था, उस काम के हमने निरीक्षण के अंदर हमने इनसे मेजरमेंट बुक मांगी, इनसे हमने जो क्या क्या काम किया सारा मांगा।
आज यहाँ के इंजीनियर उस चीज़ से डरे हुए हैं कि कहीं ये चेक नहीं हो जाए, ओरिजिनल स्थिति आ जाए, बता नहीं पा रहे हैं ये लोग। इनके सस्पेंशन के लिए हमने अभी लिख के माननीय सचिव सेक्रेटरी महोदय समीर शर्मा को मैंने बोला है भाई, इन लोगों को लगभग 2-3 तो आई है ना, एक एक्शन है, इनको सस्पेंड करने के लिए लिखा। सस्पेंड होने के बाद ऑटोमेटिक ये बताएंगे कि किसी ने काम किया, ये अपना आप चेक कराएंगे, क्योंकि ये चोर कब तक बचेंगे। तो भीलवाड़ा में एक शख्स पर देशभक्ति का जुनून इस कदर चढ़ा कि उसने पूरे शरीर पर शहीदों के नाम लिखवा लिए। इतना ही नहीं, उसने अपने सीने पर शहीद भगत सिंह की फोटो भी गुदवाई है। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा जिले के अगरपुरा ग्राम में रहने वाले नारायण भदाला की, जिन्होंने पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों के नाम अपने शरीर की पीठ पर गुदवा लिए हैं। साथ ही सीने पर शहीद भगत की तस्वीर भी लगवाई है। नारायण जिले के युवाओं के लिए अब उदाहरण बन चुके हैं और ये तस्वीर भी हम उनकी दिखा रहे हैं, जिनकी ऊपर आप देख पा रहे हैं कि देशभक्ति का जो जुनून है वो दिख रहा है। शरीर पर पुलवामा के शहीदों का उन्होंने नाम लिखवाया है। कैसे आया ये पागलपन? जब ये पुलवामा अटैक हुआ था, मैंने शाम को सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं मतलब पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने निर्णय लिया कि आसपास जो मैं जहाँ पहुँच सकता हूँ, शहीद के अंतिम संस्कार में जाऊँगा। तो वहां जाकर मुझे जो लोगों का एक प्रेम उसके प्रति लगा, तो मुझे लगा यार 14 फरवरी जो प्रेम का दिवस मनाता है, आज इस प्रेमी ने अपने मातृभूमि के लिए, इतने देशवासियों के लिए अपने प्राणों की जान दी है। इससे बड़ा प्रेमी कुछ भी नहीं हो सकता है। और मैं इन सभी प्रेमियों का नाम मेरी पीठ पर गुदवाऊंगा और मैं जहां तक जिंदा हूं वो गुदे हुए रहेंगे और हमेशा उनको याद करता रहूंगा कि उन्होंने कैसे देश के लिए जान दी है। हम कहते हैं ना कि ये जो फिल्मों में वो हीरो नहीं, हीरो सच्चे हीरो ये सैनिक हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, देश के लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहते हैं। इनके अलावा सच्चे हीरो कुछ भी नहीं हो सकते। हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, वैलेंटाइन डे के रूप में नहीं, इन शहीदों की याद में वर्षों तक, सदियों तक मनाया जाएगा और इन शहीदों को याद रखा जाएगा। देखिए, बहुत ही बड़ी बात कही है और ये बात सच भी है। जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो हमारे रियल हीरोज हैं। कहीं ना कहीं वैलेंटाइन डे को जिस तरीके से मनाया जाता है उसके अलग विपरीत जाके एक संदेश दे रहे हैं युवा पीढ़ी को नारायण, और शहादत दिवस के रूप में उस दिन को मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, धौलपुर भरतपुर जाट आरक्षण मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। आज ओबीसी आयोग से जाट प्रतिनिधि की मुलाकात होगी। पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल के नेतृत्व में दिल्ली रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि एमएलए शैलेश सिंह, नेम सिंह समेत कई प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में 2 बजे वार्ता शुरू होनी है। राज्य, केंद्र सरकार और समिति के सदस्यों के बीच बातचीत होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। कितनी खुशी है, क्या पार्टी के नेतृत्व पर आपको भरोसा था कि आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है? देखिए, उम्मीदवार बनाया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी के नेतृत्व पर हमको ये भरोसा जरूर था कि पार्टी हर सिपाही का उपयोग करेगी कि किसको कहाँ उपयोग में लेना चाहिए। तो ध्यान रखती है, तो मोदी जी है तो मुमकिन है, ये सब पता ही है। तो हम धैर्य रखा हमने। आपको तो पता है 2003 में मैं एमएलए बना, बीना जी को हराया था। 8 में मुझे नहीं लड़ाया, तो भी मैंने धैर्य रखा। 13 में फिर से मुझे दे दिया टिकट, मैं सर्वाधिक वोटों से जीत करके आया था। फिर 18 में नहीं लड़ाया, तब भी मैंने पार्टी का काम किया। और 23 में उम्मीद थी, लेकिन पार्टी को लगा कि नहीं, इसको विधानसभा में नहीं भेजेंगे, इसको कहीं और उपयोग में लेंगे। तो पार्टी, हमने धैर्य रखा, तो धैर्य का फल तो मिलता ही मिलता है, ये बात है। तो सब्र का फल मीठा होता है। एक दिन तो वो था जिस दिन टिकट कटा था और आप बागी के तौर पर पर्चा दाखिल करने चले गए। तो कल शाम का दिन ऐसा था जब खुशखबरी आई, कैसा महसूस हुआ? पार्टी के प्रति आपका जो समर्पण भाव है, क्या वो आपको यहाँ तक ले आया? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मुझे यहाँ अवसर मिलना चाहिए और उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत मन में होता है। लेकिन ये केवल फुफकार थी, डसना नहीं था। तो वो केवल कि भाई हम भी हैं, अभी जिंदा हैं, इतना सा केवल। लेकिन जो ही संदेश मिला कि जाकर विड्रॉ करो, मैंने तुरंत अनुशासन का पालन किया। मैंने विड्रॉ विद इन द पीरियड, यानी जो विड्रॉवल का जो तारीख थी उसी दिन मैंने विड्रॉ कर लिया। और जब आपने
नामांकन का पर्चा उठाया आप इस बार विधानसभा के चुनाव में, तो आपने कहा कि मोदी जी का फोन आ गया। तो मोदी जी का फोन उस वक्त आया कल जब नामांकन कल जब आपको उम्मीदवार घोषित किया गया, तब किसका फोन आया? एक्चुअली ये तो मुझे आपके माध्यम से ही पता चला, आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला कल। तो उस दिन जरूर मुझे एक लाइन की बात कही कि जाकर विड्रॉ करो, मैंने चुपचाप विड्रॉ किया। कोई बोलने की गुंजाइश ही नहीं थी, कुछ कहने की स्थिति हमारी नहीं थी। किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के चुपचाप जाकर के फिर वो आ गए थे गजेंद्र सिंह जी केंद्रीय मंत्री जी, तो फिर जाकर के विड्रॉ किया। राजस्थान की विधानसभा से जो सफर है आपका राजनीति का, अब वो उच्च सदन में प्रवेश करने जा रहा है, तो किस तरह से देखते हैं आप, क्या सोचा है और किस तरह से आप अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे? देखिए, विधानसभा का एक अपना काम करने का तरीका होता है और लोकसभा का वैसा ही होता है, लेकिन राज्यसभा का अलग होता है। राज्यसभा में ज्यादातर विषय वो आते हैं जो पहले लोकसभा में चलते हैं और उसके बाद में राज्यसभा में आते हैं, तो बिल्कुल पार्टी लाइन का भी ध्यान रखेंगे, जनहित का भी ध्यान रखेंगे और कुछ सुझाव ऐसे भी देंगे कि जिनसे हम आम जनता की किस प्रकार से अच्छी सेवा कर सकें, इस प्रकार का हम लोग प्रयास करेंगे, पूरा उपयोग करेंगे पार्टी। तो भगवान राम की पूरी कृपा बरसी इस बार आपके ऊपर, मंदिर भी बन गया है, आपने भी मंदिर के मूवमेंट में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। किस तरह से आप अब नामांकन दाखिले की तैयारी कर रहे हैं? कब नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? देखिए, ये तारीख तो पार्टी तय करेगी क्योंकि इसमें विधायकों की मौजूदगी जरूरी है, तो पार्टी अभी तय कर लेगी। हमको बुलाया, अभी हमसे बात करेगी और मुझे लगता है कि 15 तारीख को नामांकन होगा, मुझे लगता है। बाकी तो पार्टी जो तय करेगी हम उस हिसाब से तैयार हैं। किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा साहब का और आपके प्रदेश के अध्यक्ष का और प्रदेश के नेतृत्व का? बहुत उम्मीद थी और आप गलियारों में जब दिखते थे विधानसभा के, तब लगता नहीं था कि आप मतलब कहीं भी हारे थके, यानी कि राजनीति में के खिलाड़ी हैं। लग ही रहा था कि नई एनर्जी के साथ आप हमेशा यहाँ पर आते थे। ये बात सही है कि जब विधानसभा भवन को देखते हैं और यहाँ आते हैं और आप सबको देखते हैं तो एक उत्साह का संचार तो होता ही होता है और कभी निराशा नहीं आई, मेरे मन में कभी भी निराशा नहीं आई। विश्वास था, आश्वस्त था कि निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी कर रहे हैं। कि पार्टी में काम करना है, पार्टी में काम किया, झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाया, जो भी काम करना है, जो भी नेतृत्व देता है वो, और निराशा कभी भी नहीं रही। जिस तबके से आप ताल्लुक रखते हैं उसको कभी भी आज तक सुनने में नहीं आया कि कभी राज्यसभा भेजा गया होगा। आपको लगता है कि उस वर्ग का जो पार्टी का कोर वोट है, आपको राज्यसभा में भेजकर पार्टी ने उसका मान सम्मान बढ़ाया? देखिए कि हमारे वर्ग से तो प्रधानमंत्री जी भी है, तो नहीं भेजा गया वाली बात तो है नहीं। और कई हमारे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे मोदी जी की कोई जाति नहीं है, सर्व जाति उनकी जाति है, सर्व समाज उनकी जाति है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी उसी रूप में मानते हैं, लेकिन हमारी जाति है, उस पर गर्व भी करते हैं हम। और कई स्थानों पर साहू कहलाते हैं, कहीं पर हिंदू तेली कहलाते हैं, कहीं पर गांची बोलते हैं, कहीं कोई भी नाम से पुकारते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। समाज हमारा अलग अलग स्थान पर प्रचलित भाषाओं में, शब्दों में नाम पुकारा जाता है, लेकिन कई लोग गए भी हैं राज्यसभा में। रामनारायण जी साहू उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में रहे हैं, तो कोई मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि लोकसभा के चुनाव में आपको राज्यसभा में भेजा जाने का जो फैसला हो उसका फायदा मिलेगा पार्टी को? देखिए, मैं इसको क्षणिक लाभ नहीं मानता। हम तो कार्यकर्ता हैं और नियमित रूप से काम करते हैं। अब मुझे राज्यसभा से यदि चुन लिया जाए तो और उसके बाद मेरी शब्दों में ताकत बढ़ जाती है। ये बात जरूर है कि आदमी वही है, बात वही करता है लेकिन एक आम नागरिक के हैसियत से बात करता है, तो उसकी शब्दों का जनता कितना आंकलन करती है, कितना मान देती है। और एक सांसद बन जाने के बाद में क्षेत्राधिकार भी बढ़ जाता है और काम करने में, शब्दों में थोड़ी शक्ति तो आती है, उसका लाभ पार्टी को मिलेगा।
मदन राठौड़ हमेशा तरोताजा दिखते हैं, लेकिन उम्र तो 70 बता रही है कागजों में। जब राज्यसभा कार्यकाल पूरा होगा, 76 साल हो जाएंगे, तो आपकी राजनीतिक पूरी पारी को हम ये देखेंगे अब वो आगे की तरफ बढ़ रही है अब। वैसे आपने मेरी उम्र 1 साल बढ़ा दी है, लेकिन 68 कंप्लीट हो गया, 69 रनिंग है। आपने 70 बोला चलेगा, लेकिन अब हमको तो काम करना है। सेवक हैं, सेवक बन करके आए हैं, कहीं भी सेवक का उपयोग कहीं भी करो, सेवा तो करते रहेंगे जब तक जिएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए मदन राठौड़, जो कह रहे हैं कि पार्टी जहां भी मौका देगी वहां वो काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो न्यूज 18 से मदन राठौड़ बोले हैं कि हमने धैर्य रखा और ये था कि आश्वस्त थे कि कहीं ना कहीं पार्टी मौका देगी। और देखिए, इनको अब टिकट दिया गया है, इसको लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद जाहिर किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि न्यूज 18 से ही उनको टिकट की जानकारी मिली कि उनको टिकट मिला है। पार्टी हित के साथ जनहित का ध्यान रखेंगे, ये मदन राठौड़ ने कहा। मेरे मन में कभी निराशा नहीं हुई, ये उन्होंने कहा कि लगातार पार्टी के लिए कार्यरत रहे हैं और कार्यरत रहेंगे। और उनको पहले से ही ये आश्वस्त था, वो उन्होंने कहा कि उनको लग रहा था कि पार्टी टिकट देगी और वही हुआ। साथ ही साथ उन्होंने धन्यवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाहिर किया। डूंगरपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि कल बेनेश्वर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बेनेश्वर धाम पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और दोपहर 1:20 पर पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करेंगी, लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगी राष्ट्रपति। आपको बता दें कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, सीएम भजला शर्मा मौजूद रहेंगे, मंत्री बाबूलाल खराड़ी, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, दोपहर 1:20 पर पहुंचने का कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बताया जा रहा है। तो कल बेनेश्वर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आएंगी, राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और बेनेश्वर धाम में तैयारियों को अब अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। अबू धाबी में भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी 14 फरवरी को करेंगे। अबू धाबी में यूएई के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। न्यूज 18 राजस्थान भव्य मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। मंदिर के उद्घाटन के दिन करीब 2000 से 5000 श्रद्धालु के आने की संभावना है और इस भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए लोगों में भारी उत्साह है। आपको बता दें कि साल 2018 में पीएम मोदी ने अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का शिलान्यास किया था। तो पाली से अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। यहां आईओसीएल की पाइपलाइन से तेल चोरी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोमवार देर रात आईओसी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और मामले का खुलासा किया गया है। गुजरात के मुंद्रा से हरियाणा के पानीपत तक बिछी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्रूड ऑयल की पाइप लाइन में सुराख करके आपको बता दें कि कस्बे में हाईवे पर स्थित एचपीसीएल के पंप में तेल चोरी की जा रही थी और चोरों ने इसके लिए 10 फीट गहरी, 100 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी सुरंग बना करके इसमें आधा इंच की पाइपलाइन डाली हुई थी, जिसे मुख्य लाइन में वाल्व लगा करके पेट्रोल पंप के टैंक तक जोड़ा हुआ था। इससे तेल चोरी किया जा रहा था। क्रूड ऑयल की चोरी कब से कितनी हो चुकी है, इस बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। कार्रवाई के दौरान पंप मालिक राजेंद्र जैन मौके पर नहीं मिले, लेकिन पंप के मैनेजर प्रदीप माली को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस ने तेल चोरी के इस मामले की जानकारी जयपुर एसओजी को दे दी है। तो बीकानेर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आपको बता दें कि अफीम तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 1 किलो 650 ग्राम अफीम दूध सहित गिरफ्तार हुआ है। धीरदेसर पुरोहितान गांव के पास पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी जय नारायण विश्नोई को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के कब्जे से एक कार और कैश भी जब्त किए गए हैं। आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं और कई राज्यों से आरोपी के तार जुड़े होने की भी जानकारी सामने आ रही है। श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।